टाटा जिंदाबाद, टाटा जिंदाबाद। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पहला चुनाव है आपका, फाइट कलायत से बहुत स्ट्रॉन्ग है। चक्र में फंस गए हो लेकिन निकलना जानते हो? बिल्कुल जानते हैं अच्छे तरीके से। हम चक्रव्यूह में घुसना भी जानते हैं और हम चक्रव्यूह से निकलना भी जानते हैं। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं, हरियाणा में कोई समझता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं। इतनी नाजायज कौन सी सीटें मांग ली आपने कि बात बन नहीं पाई? गठबंधन ना होने से किसका फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी तो को मलाल है कि हमारा- हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर पाए। फरीदाबाद में आप देखिए, आपके कैंडिडेट ने बीजेपी ज्वाइन करके समर्थन दे दिया। बीजेपी कैंडिडेट, नहीं, कांग्रेस से आप लोगों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ बीजेपी से है। आप कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, दुष्यंत कह रहे हैं कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। देखो, दुष्यंत जी तो 3 में ना 13 में, अब चर्चा में रहने के लिए जो मर्जी बोल लो। जमानत गारंटी कितनी है। सीटों पर बचेगी आम आदमी पार्टी की? बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 70, 75, 80 कुछ भी हो सकता है, हम इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने। हरियाणा के अंदर आज भी अगर आप चुनाव करा लो, हमारे बिना सरकार तो नहीं बनती किसी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इस चुनावी स्टूडियो से, चुनाव हरियाणा का एक नया रंग लेकर। अब हम कलायत में पहुंच चुके हैं अपने इस चुनावी स्टूडियो को लेकर और अब आपको यहां स्टूडियो में मिलवाएंगे आम आदमी पार्टी के उस नेता से जो आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में हैं और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चुनावी तैयारियां हैं और जो चुनावी दावे हैं उनको लीड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कहती रही कि हम हरियाणा में इस बार सरकार बनाने की पोजीशन में है या फिर हमारे बिना इस बार सरकार बनेगी ही नहीं, तमाम तरीके के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं अनुराग ढांडा तो उस तरीके का समर्थन, उस तरीके का प्यार मिल रहा है या फिर देख रहे हैं कि चुनौतियां बहुत सारी हैं और उन चुनौतियों को कैसे पार करना है इसको लेकर समझ रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में अनुराग ढांडा जी मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा बहुत-बहुत न्यूज़ के शुक्रिया, इस चुनावी बहुत-बहुत स्टूडियो शुक्रिया। में। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? पहला चुनाव है आपका। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि कुछ नई एनर्जी, कुछ नया आ रहा है पॉलिटिक्स में। अदरवाइज़ हरियाणा की पॉलिटिक्स बहुत फिक्स हो गई थी कि एक बार 10 ओवर का मैच वो खेलेंगे, एक बार 10 ओवर का मैच वो खेलेंगे। लेकिन काम आप ना- लग रहा है आपको मैच में कहीं कोई स्कोप आम आदमी पार्टी का भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारा काम देखिए यहाँ तक था कि हम एक नया विकल्प लोगों के सामने पेश कर सकें। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अच्छे उम्मीदवार उतार के हमने वो विकल्प पेश कर दिया लोगों के सामने। लोग मान रहे हैं क्या? निर्णय जनता को करना है, जनता के सामने है। लोग तो हमें दिल्ली में भी कहते थे कि कौन क्या होता है यार, ऐसे पार्टी बन के थोड़ी कोई जीत जाता है, फिर जीत गए। पंजाब में भी हुआ, गुजरात में तो लोग डिस्कार्ड करते थे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कांग्रेस ही नहीं कुछ कर पाई, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये सब लोकतंत्र में जनता के ऊपर है। हमारा काम यहाँ तक था कि हम एक अच्छा विकल्प, दो के अलावा भी, लोग कहते थे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कभी कुएं में गिरते हैं कभी खाई में जाते हैं, हमने उन दोनों के बीच में एक पक्का रास्ता दे दिया उनको जो आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। अब उस पक्के रास्ते पे लोग चलेंगे या नहीं, ये तो 8 तारीख को ही मालूम होगा। बिल्कुल। लेकिन आपके चुनाव को कितनी मजबूती, कितना बल मिल रहा है, क्योंकि फाइट कलायत से बहुत स्ट्रांग है। अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर्स को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, अगर फाइट स्ट्रांग नहीं होती तो फिर वो फाइट लड़ने में मज़ा भी नहीं आता है। तो ये तो बहुत सेलेक्टिवली हमने चूज़ किया है कि आप देखिए यहाँ से 3-3 दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी पार्टियों के, लेकिन यहाँ पे पूरी लड़ाई अब आके सारे कलायत के अंदर आज ये चर्चा है, 3 राज परिवार बनाम एक आम आदमी, पूरी लड़ाई आके यहाँ पे रुक गई है कि लोग परेशान हो चुके हैं। 30 साल से कलायत 3 राज परिवारों के बीच में चक्कर काट रहा है। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, 1, 2, 3 करते हैं, तीसरे पे पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं पहले ने क्या किया था, फिर शुरू हो जाते हैं। 30 साल तक 3 इतने बड़े परिवारों के बार बार विधायक बनने और राज करने के बावजूद कलायत की इतनी बुरी हालत है। एक फैक्ट्री नहीं बता सकते आप जहां मजदूरी भी कर सके कोई हमारा बच्चा। एक कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जिसमें आप बता सको कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, क्लैरिफाई नहीं कर सकते आप उसमें। कहीं पे भी पीने के पानी का इंतज़ाम एक भी गांव में, मतलब ये शॉकिंग होगा आपके लिए, एक भी गांव में पीने के पानी का, मैं 2 लाइन में बताता हूँ कलायत की हालत कि गंदे पानी के गांव से बाहर निकलने का इंतज़ाम नहीं है और पीने के पानी के घर तक आने का इंतज़ाम नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज की एक्चुअल स्थिति कलायत की, इसलिए लोग परेशान हैं। ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल अच्छा बना है, बहुत उसको लेकर के रिजेंटमेंट लोगों के अंदर है। और इस बार लोग ये कह रहे हैं हमें इतना तो समझ में आ गया, ये 3 राज परिवार हटेंगे तभी कुछ होगा कलायत का। तो आप तीनों परिवारों को हटा कर ही मानेंगे?
आपको लग रहा है? निश्चित तौर पे मैंने बताया कि ये लड़ाई इस बार 3 राज परिवार बना में आम आदमी आके रुक गई है। नहीं तो ये विधायक बनेंगे, फिर इनके बच्चे विधायक बनेंगे, फिर आगे अपने पोते पोतियों को तैयार कर लेंगे, तो आम आदमी कहाँ जाए? फिर हम सब पटरी पे लेट जाते हैं, ऊपर से ट्रेन चला दीजिए। भाई स्कोप ही नहीं छोड़ा किसी और के लिए। तो इसलिए इस बार कलायत का आम आदमी ये कह रहा है कि नहीं, इनसे मुक्ति जब होगी तभी ये चक्र टूटेगा। जयप्रकाश जी भी हाल ही में सांसद बने, अब उनके बेटे आपके सामने हैं। कमलेश ढांडा मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। रामपाल माजरा का एक अलग कद है, गठबंधन भी है बीएसपी के साथ। ओम प्रकाश चौटाला साहब भी आए रथ लेकर, प्रचार उनके लिए कर रहे हैं। तो कोई टक्कर नहीं देख रहे आप किसी से देखिए, भी? चक्रव्यूह तो बनाया ही जाता है इसलिए कि घेर के योद्धा को खत्म कर दिया जाए। अभिमन्यु को घेर करके इसी तरीके से तो खत्म करने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पे अभिमन्यु चक्र में फंस गया था। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। चक्र में फंस गए हो, लेकिन निकलना जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं अच्छे तरीके से। हमारी यही खासियत है आम आदमी पार्टी की, हम चक्रव्यूह में घुसना भी जानते हैं और हम चक्रव्यूह से निकलना भी जानते हैं। अभिमन्यु इसलिए चक्रव्यूह में फंस गए थे कि उनके अपने परिवार के लोग, उनके लोग उस वक्त उनके साथ नहीं थे, वो अकेले फंस गए थे चक्रव्यूह के बीच में। मेरे साथ तो मेरा गांव, पूरा कलायत, सब मेरे साथ चुनाव लड़ रहा है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ ये चुनाव, कलायत का एक एक युवा ये चुनाव लड़ रहा है। मेरे कैंपेन में आप देखोगे तो हर गांव के युवा साथ चलते हैं, वही अपने गांव में चुनाव को लड़ रहे हैं, वही आगे से आगे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो कोई करोड़पति परिवार से नहीं आता, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं ये चुनाव लड़ सकूं। कलायत ये चुनाव लड़ रहा है क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। तो मतलब आपके लिए लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं? लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कलायत के गांव में जहां पे कल अरविंद केजरीवाल जी भी आए और आपके लिए प्रचार किया, उससे कोई ताकत मिलेगी या उससे लग रहा है निश्चित तौर पे आ गए तो जीत निश्चित हो गई? नहीं, निश्चित तौर पे ताकत मिली है उससे। बाड़ू गांव में हम इस वक्त भी चल रहे हैं, तो बाड़ू गांव में चल रहे हैं। ये सेंटर पड़ता है पूरे कलायत कॉन्स्टिट्यूंसी का। आज तक के बाड़ू के इतिहास में, आप किसी घर में जाके पूछ लो बाड़ू में, आज तक के बाड़ू के इतिहास में ऐसी कोई रैली ना हुई, ना निकट भविष्य में, बाकी कैंडिडेट्स भी तो हैं, करके देख लें, ना कर सकते। एक एक गांव से लोग यहाँ कलायत के एक एक गांव से आए हुए थे, सारे लोकल लोग थे। ये नहीं कि हिसार से ले आए सैकड़ों लोगों को, 20-50 गाड़ियाँ घुमा दी, उससे माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले जो लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं वो हिसार से आ रहे हैं आपके? जयप्रकाश जी के काफिले में आप चल के देख लो एक दिन, और माइक लगा के पूछ लो किस गाड़ी में कहाँ के लोग बैठे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। सारे हिसार के लोकल है ही नहीं, लोकल लोग नहीं है। गांव में समर्थन खत्म हो चुका है पूरी तरह से। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो जयप्रकाश जी थाप्पी कल्चर बोलते हैं यहाँ पे, कि जयप्रकाश जी किसी भी बात पे किसी को कह देते हैं, चल यार तेरे को नौकरी दे दूंगा, चल यार तुझे विधायक बना दूंगा, कुछ भी थाप्पी मार देते हैं, पर करते कुछ नहीं है उसका। तो उससे बहुत रिजेंटमेंट है कि ये तो झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। दूसरा, उनकी भाषा, उनका अहंकार सबके विनाश का कारण बनता है। रावण भी बहुत बड़े ज्ञानी बताए गए थे अपने समय में, लेकिन उनका भी अहंकार उनको लेकर डूब गया था। जयप्रकाश जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, मान लिया मेरी पार्टी से तो नहीं थी वो बहन, दूसरी पार्टी से टिकट मांग रही थी, पर क्या गुनाह थोड़ी है, लोकतंत्र में टिकट नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने अगर टिकट मांग ली तो उसमें इतनी जलन कि मेरे बच्चे के सामने टिकट कैसे मांग ली, उसको गालियां देने लग गए, उसको भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए उसके लिए। फिर वहाँ उसको लेके बहुत रिजेंटमेंट है। आज किसी और की बहन है, कल मेरी भी हो सकती है, परसों कलायत के किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। आज तक माफ़ी नहीं मांगी, आज तक ऑन रिकॉर्ड अपने बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगी। दूसरा, फिर उसके बाद वीडियो आया एक बुजुर्ग को लात मार रहे, कह रहे लात नहीं मारा था, टेबल था तो टेबल को पीछे कर रहा था। मतलब वो तो ऐसी वाली बात होगी, वहाँ ना तो कोई टेबल है, पूरा वो बिग फ्रेम है, उसमें सब कुछ दिख रहा है, ना तो कोई टेबल है, वो उसको बुजुर्ग को लात मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे, ये नहीं कह रहे कि अगर हो गया हो मुझसे तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अहंकार देखो आपकी, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, मैंने जो कुछ कह दिया वही सही है। तो इतना अहंकार क्यों है, क्या लग रहा है, कोई कारण खास? मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात बैठ, 10 चुनाव लड़ चुके हैं बेसिकली वो, ये 11वां चुनाव है। तो मैं तो कलायत में कहता हूँ भाई, 10 चुनाव में जब तुमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया तो 11वें में क्या कर लोगे। आज के दिन में कलायत के लोग भी इस बात, उनके अंदर अहंकार इस बात का है कि मैं सांसद बन गया हूँ। ये नहीं जानते कि वो भी हमारी कृपा से ही बने। हिसार की सीट कम से कम अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता तो किसी हालत में नहीं जीत सकते थे। आपकी कृपा से हिसार की सीट कांग्रेस पार्टी, आप देख लीजिए, हिसार, सोनीपत और अंबाला, ये 3 सीटें क्लोज मार्जिन सीट्स हैं। अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ होता अलग तो कांग्रेस ये सीट नहीं जीत पाती। तो 5 में से 3 सीट हमारी कृपा पे। अच्छा, 5 में से 3 सीट आपकी कृपा पे? मैं बता रहा हूँ, तीनों सीटें। कह रहे हैं कि हम तो जीत जाते 7-8, अगर आम आदमी पार्टी को हम अलग करते अपने से। अच्छा, मतलब हमने कुछ जोड़ा नहीं, हमने घटा दिया उनके वोट में से, उनका ये कहना है। तो अब पता चल जाएगा।
अभी कुछ दिन पहले तक जो कह रहे थे बुरे लग रहे हैं आपको? हाँ, नहीं बुरे नहीं लग रहे हैं, मतलब गठबंधन धर्म निभाते अगर जीतने के बाद भी अगर अहंकार नहीं होता तो ठीक है, लोकतंत्र में जीतना हारना चलता रहता है, लेकिन अगर आप जीत गए तो इंसान को इंसान नहीं समझोगे। आप लोकसभा में इकट्ठे चुनाव लड़े, विधानसभा में भी पूरी कोशिश थी, लेकिन इतनी नाजायज कौन सी सीटें मांग ली आपने कि बात बन नहीं पाई? जयप्रकाश जी तो कह रहे थे कि ये कलायत सीट पे ही कुछ हुआ है, मतलब मुझे तो नहीं पता, मैं नेगोशिएशन का पार्ट नहीं था, लेकिन जयप्रकाश जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, बोले कि कलायत सीट मांग रहे थे तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो वो इसका मतलब कि आप अपने बेटे के लिए पूरे हरियाणा का भविष्य दांव पे लगा सकते हो, इसका मतलब आपके अंदर इतना अहंकार है कि ये सीट तो किसी भी हालत में नहीं देनी है। इसका मतलब आप आम आदमी को विधानसभा पहुंचते हुए देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं है आपसे। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं, हरियाणा में कोई समझता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं, तो किस दम पे, किस बेस पे आम आदमी पार्टी इतनी सारी सीटें मांग रही थी हमसे? देखिए, मुझे लगता है कि कितनी सारी, ये नहीं बताया उन्होंने कितनी सारी, तो मुझे लगता है कि जब वो ये कहते हैं तो अपने ही नेता राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं, हम तो क्या ही कहें उस पर। मतलब राहुल गांधी जी का इसका मतलब असेसमेंट ठीक नहीं था, लोकसभा में गठबंधन उन्होंने किया, तो हो सकता है जयप्रकाश जी राहुल गांधी से भी बड़े नेता हो गए। और अगर आम आदमी पार्टी कुछ है नहीं तो कलायत के अंदर देखो, पहले तो जयप्रकाश जी कहते थे कि मेरे नाम पे ही वोट पड़ जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, फिर बाप बेटा दोनों पूरी मेहनत कर रही, मतलब गली गली घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर इनको समझ में आया कि यार बाप बेटे से भी काम बनेगा नहीं कलायत में इस बार, तो इन्होंने एक और बाप बेटा बुलाए मदद के लिए, तो वो भी आ लिए दोनों, बात अभी भी नहीं बन रही। अब सोच रहे हैं माँ बेटी को बुला लूं, किसी को भी बुला लीजिए, इस बार कलायत ये फैसला कर चुका है कि राज परिवार और परिवारवाद इस बार खत्म करना है, इस बार आम आदमी को विधानसभा वो तो भेजना है। 8 तारीख को मालूम होगा। बिल्कुल। लेकिन कितनी सीटें लोग मांग रहे थे? क्योंकि बार बार मैं जब भी सवाल पूछती हूँ, हुड्डा साहब से भी पूछा, उदय भान जी से भी पूछा, वो कह रहे उतना दम ही नहीं है, आम आदमी पार्टी का कुछ था ही नहीं, हम तो चाहते ही नहीं थे कि गठबंधन हो। राहुल जी ने कहा हमने फिर भी कंसीडर किया, लेकिन इतनी नाजायज सीटें मांगने लग गए। 10, 15, 20 की शुरुआती दौर में बात चल रही थी, बाद में शायद जाके कहीं 6-7 पे बात रुकी भी और फिर बन नहीं पाई, ऐसा कुछ था? तो आपको लगता है ये नंबर्स जो आप बोल रहे हैं ये नाजायज हैं? आपको लगता है ऐसा? मतलब नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप ही जानकारी दे rही हैं तो मैं पूछ रहा हूँ, ये नंबर्स नाजायज लग रहे हैं? सबको सब बातें पता होती हैं। अगर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा और उसके बावजूद इन्होंने नहीं होने दिया, तो फिर ये समझना चाहिए कि बीजेपी के हाथों में कौन खेल रहा था, किसने ये गठबंधन नहीं होने दिया, और गठबंधन ना होने से किसका फ़ायदा हुआ, ये सबको समझना चाहिए। और लोगों को अब ये समझ भी आ रहा है, लोग है ना जेजेपी से एक बार धोखा खा चुके हैं, दुष्यंत पे भरोसा किया था, वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। गांव-गांव में चर्चा होती है नीचे नीचे कि ऐसा ही कुछ भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी कभी भी हो सकता है, इतना इंटरलिंक्ड है ये, अंदर खाने इतना मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हुए पक्का? निश्चित तौर पे आप करनाल की सीट इन्हीं के वर्कर बोलते हैं कि कैसे फिक्स करके दी गई थी, वो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। आज के दिन भी ये राहुल गांधी अगर कहें गठबंधन होना चाहिए और फिर उसके बाद अगर ये नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझेंगे? तो आम आदमी पार्टी को मलाल है कि हमारा हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर पाए? नहीं, हम स्टेट यूनिट को तो देखिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है, और हमारी तैयारी थी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर। हमने इंतज़ार किया कि अगर लीडरशिप कोई बात कर रही है तो हम इनकी तरह नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं तो हम उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे या हम उसको अपोज करेंगे। हम एक बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। हमने इंतज़ार किया, बातचीत हुई, कोई नेगोशिएशन हुए, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया 2 दिन पहले तक भी डेट के, तो हमने 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स जारी कर दिए। अगर हमारी तैयारी नहीं होती, आप सोच के देखो 2 दिन के अंदर हम 90 कैंडिडेट्स अनाउंस भी कर दें, उनके फॉर्म्स भी भरवा दें और चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता था? इसका मतलब हमारी तैयारी तो थी पूरी, लेकिन हम अहंकार में नहीं रहते। आम आदमी पार्टी के लिए अपनी पार्टी या अपने नेता महत्वपूर्ण नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण है, हरियाणा महत्वपूर्ण है। हमने सिर्फ ये कहा था कि बीजेपी के अहंकार का कारण ये है कि वो नॉर्थ इंडिया में अपने आप को गढ़ मानते हैं अपना, कि नॉर्थ इंडिया हमारा गढ़ है, और आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य ये है कि नॉर्थ इंडिया से ही भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है, सुपड़ा साफ करना है। इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। साफ करने की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 70, 75, 80 कुछ भी हो सकता है, हम इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कहाँ देख रही है? देखो, बीजेपी वाले पिछली बार कह रहे थे 75 पार, कहाँ तक आए थे? 40 तक। कांग्रेस वाले पिछली बार भी कह रहे थे हवा है, हवा है, हवा है। कांग्रेस वाले तो पिछली बार चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, वो तो हथियार पहले ही डाल देते। हाँ, तो वो तो कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री घोषित कर दो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार तो कांग्रेस के मन में भी क्लियर है, अंदर खाने लीडरशिप को ये समझ है।
कांग्रेस भी मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए नहीं डिक्लेयर कर रही इस बार कि मन में कुछ और है कांग्रेस लीडरशिप के। इस बार अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को ही बनाना होता तो कर देते सीएम का फेस डिक्लेयर, दिक्कत क्या थी? वही सीएम रहे हैं, इनके टॉप लीडर हैं, उनके कहने पे टिकट देते हैं, तो सीएम फेस डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत थी? इसका मतलब कांग्रेस लीडरशिप को भी ये पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अंदर खाने इनका कुछ चल रहा है, और इनको सीएम फेस डिक्लेयर करना कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएगा या कांग्रेस को असमंजस में डाल आम आदमी देगा। पार्टी ने सीएम फेस डिक्लेयर क्यों नहीं किया? नहीं, हमने तो साफ तौर पे कहा है कि हम तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, और ये चुनाव अगर हम 2-3 महीने पहले फ्रे में होते तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए होते, तो हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे होते, हम फुल मेजोरिटी हरियाणा में लेने के लिए चुनाव लड़ रहे होते, फिर सीएम फेस भी डिक्लेयर करते, सब कुछ करते। लेकिन अभी मतलब पहले ही मान चुके हैं आप कि बस अब तो सर्वाइवल की लड़ाई है, कुछ ऐसा सरकार बनाने नहीं, कोई वाली बात सर्वाइवल नहीं की है। लड़ाई नहीं है, सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है। हमारा काम था एक विकल्प देना, हमने 90 सीटों पे दिया, लेकिन साथ ही साथ हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। मतलब आम आदमी पार्टी की वो आदत नहीं, हम प्रैक्टिकल हैं थोड़े से। प्रैक्टिकल सिचुएशन आज की ये है कि हरियाणा के अंदर आज भी अगर आप चुनाव करा लो, हमारे बिना सरकार तो नहीं बनती किसी की, किसी हालत में नहीं बन आपके सकती। बिना सरकार नहीं बनेगी। सरकार नहीं बनेगी आम आदमी पार्टी के बिना, आप देख लीजिएगा। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस है, तीसरा कोई विकल्प है नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, दुष्यंत कह रहे हैं कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। देखो, दुष्यंत जी तो 3 में न 13 में, अब चर्चा में रहने के लिए जो मर्जी बोल लो। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के एक सीट पे जितने वोट आए थे उतने जेजेपी के, इनेलो के, बीएसपी के, सबके सारी 30 सीटों पे जोड़ लीजिए कुरुक्षेत्र सीट तो भी पे जो इतने नहीं वोटें आए मिली थे। आपको, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था क्या उसमें? बाकी 9 सीटों पे जो वोट मिले कांग्रेस को, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। मेजरली तो कांग्रेस का योगदान आपको ज्यादा फायदा पहुंचाया होगा कांग्रेस एक सीट पे अगर मेजरली उन्होंने हमें फायदा पहुंचाया, तो 9 सीट पे माइनरली हमने उनको फायदा पहुंचाया, और 9 सीट का माइनर जोड़ लीजिए तो मेजर हो जाता है। जब भी नंबर्स में कभी भी गठबंधन होता है तो अल्टीमेटली देखा तो ये जाएगा कि सिंबल पे किसको कितना वोट मिला। तो सिंबल के वोट की अगर बात करें तो हमारा सिंबल पे जो वोट था वो इन 3 पार्टियों के, जिनकी आप बात कर रही हैं, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, इन तीनों के 30 सीट पे मिला के जो वोट है उससे ज्यादा था। तो क्या समझे, अब आप कह रहे हैं कि हमारे बिना नहीं बन पाएगी सरकार, तो मतलब नंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? बहुत तेजी से हरियाणा का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस भी ये बात कर रही थी कि हवा है, हमारी हवा है, एक तरफा हवा है। कांग्रेस बस वही कह रहे हैं, बीजेपी जा रही है। बस वही कह रहे हैं ना। अब जनता में कोई हवा नहीं है, अब सन्नाटा है पूरे हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल तौर पे अगर देखें। एक एक सीट के ऊपर कन्फ्यूजन है सब जगह पे, और उसका कारण सिर्फ ये है कि अब कोई क्लियर कट किसी की हवा नहीं है, बहुत ही लिम्बो में चला गया है सारा मामला। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी बहुत सारी सीटों पे एक मजबूत विकल्प है। हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं और बहुत अच्छी टफ फाइट दे रहे हैं वो। तो ऐसी अगर कह रहे हैं 2-3 हज़ार वोटों से ज़्यादा कोई है नहीं किसी सीट पर आम आदमी पार्टी के पास। देखो, हमारे बारे में तो दिल्ली में भी हमेशा यही कहा गया, हम किसी सर्वे में नहीं थे, कोई सर्वे नहीं कह रहा था हमारी सरकार बन रही। पंजाब में तो दूसरी बार में अभी भी नहीं कह रहा था कोई भी सर्वे कि हमारी सरकार बन रही है। हम सर्वे में नहीं आते हैं, लेकिन लोगों के दिल में रहते हैं और सीधे सरकार में आते हैं। तो इस बार भी यही होने वाला है। आप देख लीजिएगा, लोग थर्ड ऑल्टरनेटिव को जहाँ जहाँ पे भी हमारी अच्छी तैयारी चल रही थी पहले से और अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे हमको थर्ड ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कलायत सीट का ही एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये 3 तो बड़े बड़े तुर्रम खां हैं, तो फिर चुनाव क्लियर हो जाना चाहिए था अब तक कि हम है ही नहीं कहीं फ्रे में। लेकिन क्यों दर दर भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं हर गली में, ये लोग क्यों घूम रहे हैं आज के दिन में? क्योंकि ये चुनाव फंस गया है बुरी तरह से, और इन तीनों को ये नजर आ गया है कि दो ने तो सरेंडर कर दिया है, 2 को तो समझ आ गया है कि हम चुनाव में नहीं है इस बार। तो किसने सरेंडर कर दिया? मुझे लगता है बीजेपी तो इस चुनाव में है नहीं कलायत में इस बार, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कलायत से बात कर रहे हैं? कलायत की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो इस बार चुनाव में है नहीं, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है उन्होंने। लोग इतने अगेंस्ट है, नफरत करने की हालत तक है कमलेश जी से, क्योंकि आए ही नहीं कभी किसी के डेथ पे, किसी उत्सव में, किसी के मंत्री रहे। लेकिन आप देख लीजिए सड़कों की हालत, मंत्री रही तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आती होंगी। एक कोई इंसिडेंट बता दीजिए जब विधानसभा के अंदर कमलेश जी ने कलायत का क बोला हो, कलायत नाम ही अगर बोला हो तो मुझे बता दीजिए कोई भी किसी भी सेशन में कलायत का नाम तक नहीं बोला, काम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लोग चिढ़े हुए हैं बुरी तरह से। उनको कलायत अपोज कर रहा था कि इनको टिकट मत देना किसी भी हालत में, बीजेपी ने फिर भी टिकट दे दिया। इसका मतलब जले पे नमक छिड़क दिया कि लो कर लो जो होता हो तुमसे, तो उनकी तो जमानत जब्त है। अच्छा,
तो रामपाल बीजेपी हटा दो। रामपाल माजरा जी ना तो उस तरीके से चुनाव लड़ पा रहे हैं, ना उनकी आइडियोलॉजी अब उस तरीके की बची है। जब उनके टॉप लीडर ही कलायत से 16,000 वोट लेकर के सिमट गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि रामपाल माजरा जी उससे ऊपर जा सकते हैं कहीं पे, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कोई। ओपी चौटाला आ रहे हैं उनके प्रचार के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं आए ना, अभय चौटाला जी खुद ही चुनाव लड़ रहे थे, तब 16,000 वोट आए थे। तो अगर उनके प्रचार के लिए आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता अभय चौटाला जी से अगर ज़्यादा फेमस वो अपने आप को समझते हैं या उनसे ज़्यादा वोट ले सकते हैं, तो मैं नहीं कह सकता। पर ना तो वैसा कैंपेन कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी लड़ाई हो गई है यहाँ पे कि कांग्रेस को लोग एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रहे थे जिस तरह से, और आम आदमी पार्टी, ये सीधी लड़ाई अब लास्ट के दिनों में आके बन गई है। मुझे लगता है कि लोग इसमें यही देख रहे हैं कि एक तरफ अहंकारी व्यक्ति है, एक जिसको अपने ही बेटे को राजा बनाना है, जिसको कोई और बर्दाश्त नहीं है, जो बहन बेटियों को गाली देता है, जो बुजुर्गों को लात मारता है, और दूसरी तरफ हम आम आदमी की इच्छा है कि हम एक नई ऑप्शन देना चाहते हैं, हम नया विकल्प देना चाहते हैं, हरियाणा की राजनीति में आम आदमी के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं, तो लोग इस नए ऑल्टरनेटिव को देख रहे हैं कलायत के नए अंदर। ऑल्टरनेटिव को भले ही आप कह रहे हो कि लोग देख रहे हैं, लेकिन आपके ही लोग खुद को कहीं देख क्यों नहीं पा रहे हैं? फरीदाबाद में आप देखिए, आपके कैंडिडेट ने बीजेपी ज्वाइन करके समर्थन दे दिया बीजेपी कैंडिडेट नहीं को। देखिए, एक आध जगह मैंने तो बहुत साफ तौर पे ये कहा कि आम आदमी पार्टी के पास आज के दिन वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम हमारे नेता को आपने 12 तारीख तक, जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तब तक आपने एक पॉलिटिकल प्रिजनर बना के रखा, साजिश करके अंदर रखा। किस लिए अंदर रखा है? बीजेपी को भी पता था 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते तो आज चुनाव क्या होता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उन्होंने हर तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो हो सकता है कि कई जगह हमारे पास रिसोर्सेज उस तरीके के नहीं हैं कि हम उतनी मजबूती से टक्कर दे सकें कुछ सीटों के ऊपर, लेकिन बहुत सारी सीटों पे 90 की 90 सीटों पे ऑलमोस्ट एक विकल्प तो है ही, सिंबल तो है ही लोगों के पास। सिंबल तो नहीं जा रहा ना, तो उसके सपोर्ट करने के बाद भी जिस जगह पे किया होगा उन्होंने, आप सिंबल पे वोट देख लीजिएगा कितना आएगा। तो मतलब आएगा, विश्वास फिर भी है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे कार्यकर्ता तो है ना, हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता तो है ना। हम सिंबल के ऊपर, आपको पंजाब में ऐसा हुआ था, मुझे कुछ इंसिडेंट याद आते हैं कि 2 या 3 लोग जो हैं वो घर बैठ गए थे कि समहाउ किसी भी कारण से वो घर बैठ गए थे, जीत गए। तो सिंबल, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा की हर सीट पे, आप ये समझ लीजिए जो वोट पड़ेगा उनके नाम पे पड़ रहा तो है। अरविंद केजरीवाल जी को लेके जिस तरीके से तमाम आरोप, और आप देखिए ईडी का शिकंजा, तमाम तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं, ग्राउंड पे आपको लोग क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं? ये तो आजकल हर एक व्यक्ति को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश करके फंसाया गया है। अब कहीं किसी गली में उतर के किसी से पूछ लो, वो ये कहेगा नहीं झूठा है केस, तो ऐसे ही फंसा दिया है इनको। ये जन जन की आवाज़ है। और अगर कुछ होता, मान लीजिए कोई सबूत होता, अब तक तो अरविंद केजरीवाल जी को ये फांसी चढ़ा देते। एक पैसे का कोई सबूत, कोई प्रयास में कोई कमी तो रही नहीं ना। आप शुगर का मरीज होते हुए आपको जिस तरीके से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया जेल के अंदर, मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से तारीख पे तारीख ली गई एजेंसियों से बहाने बना बना के, एक एजेंसी से अगर जमानत हुई तो दूसरी ने गिरफ्तार कर लिया। पॉलिटिकल प्रिजनर थे अरविंद केजरीवाल जी। कोई आरोप के बारे में एक सबूत तक नहीं है, कोई कोर्ट में पेश नहीं कर पाया आज तक। अभी भी जब जमानत हुई तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने यही बोला बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है आप लोगों की, कोई सबूत नहीं दे पाए हो अभी तक, अगर कुछ है तो दे दो, हम नहीं करेंगे जमानत। नहीं दे पाए। पीएमएलए एक्ट में अगर जमानत हो जाती है उसका साफ मतलब है कि कुछ है ही नहीं, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। पीएमएलए एक्ट ही ये कहता है कि जब कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए कि प्राइमा फेसी कुछ नहीं है इसमें, तभी जमानत देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो सबकी जमानत हो गई, अरविंद जी की हो गई, संजय जी की हो गई, मनीष जी की हो गई, विजय नायर की हो गई, मतलब वो बीआरएस की लीडर है उनकी हो गई। कोई बचा, कौन बचा इसमें जिसकी जमानत नहीं हुई है? तो ये केस ही फर्जी है सारा का सारा। लेकिन 2 साल बर्बाद कर दिए, 2 साल तक लोगों को अंदर रख दिया। तो ये तानाशाही से कम नहीं है। तो आतिशी को सीएम बना देना और खुद बाहर हो जाना, उससे कि आपको लग रहा है कि कुछ मैसेज लोगों में स्ट्रांग जाएगा? निश्चित तौर पे जाएगा। मुझे तो लगता है कि आज के दिन आप बता दो पॉलिटिक्स में, आप किसी का नाम जानते हो जो सीएम की कुर्सी छोड़ दे? एक व्यक्ति बता दीजिए। छोड़ तो केजरीवाल साहब भी नहीं रहे थे ना, वो तो अभी छोड़ा, पहले से कब से शिकंजा कस रही थी। नहीं, अगर देखो बीजेपी ने प्रयास किया कि हम दबाव बना लें अरविंद केजरीवाल जी पे, जेल में डाल देंगे तो ये सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। क्यों भाई, क्यों छोड़े हम उनके हिसाब से? क्यों उनकी साजिश का हम शिकार हों? तो हमने पहले अपने आप को कोर्ट के थ्रू हमने ये साबित किया कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब हम उस अदालत के बाद, वहां से मैंडेट लेने के बाद, अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं।
जनता से फैसला मांग रहे हैं कि कहीं आपको तो नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई संदेह की गुंजाइश आपके मन में तो नहीं है। अब जनता का मैंडेट लेके आएंगे, जनता मानेगी कि ईमानदार नेता हैं तो सीएम की कुर्सी पे फिर बैठेंगे, अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे दिल्ली के सीएम। तो मतलब बस आतिशी को तो ऐसे ही बना दिया? नहीं, ऐसे ही नहीं बनाया, मैं कह रहा हूँ कि नैतिक आधार पे, और आतिशी जी में कैलिबर होगा तभी तो बनाया ना उनको। अगर कोई अपना लेकिन बाद में तो खुद ही बनेंगे ना, आप कह रहे हैं। अगर जनता पार्टी की अदालत से क्लियरेंस मिलने के बाद तो खुद ही बनेंगे, तो आतिशी को अगले चुनाव तक बस? निश्चित तौर पे इस चुनाव में अगर जनता मैंडेट देती है दिल्ली के अंदर, जो कि इस बार तो लग रहा है कि आप देखिएगा नया रिकॉर्ड ना बन जाए, 70 पे 70 ना ले लें दिल्ली के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर इस बात को लेके बहुत गुस्सा है कि अगर हम, ये बात आप लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे। नहीं, निश्चित तौर पे कह रहे थे, लोकसभा चुनावों के नतीजे सबने देखे। लेकिन आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से पूरा सिनेरियो घुमा करके अरविंद केजरीवाल जी को ठीक पहले बाहर निकाला जाता है, उस टाइम पे ज़मानत उनकी हो जाती है और वो प्रचार के लिए निकलते हैं। फिर किस तरीके से स्वाति मालीवाल जी वाला एपिसोड पूरा क्रिएट किया जाता है, एक साजिश रची जाती है। ये सारी चीज़ों में बहुत रिसोर्सेज और बहुत पैसा और बहुत साजिशें करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है, ये हमको पता है और हम इसी सिद्धांत पे चलते हैं और इसी की लड़ाई लड़ते हैं। तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कह रही है बिल्कुल निश्चिंत हम हैं, आपको लग रहा है कुछ पॉसिबिलिटी है? क्योंकि कह रहे हैं बिना पर्ची खर्ची की हमने नौकरी दी और ग्राउंड पे ये बहुत कहाँ दी नौकरी? 4 साल से तो सीटी का एग्जाम नहीं हुआ, किसको नौकरी दे दी? अपने मुख्यमंत्री बदल के नए मुख्यमंत्री को नौकरी दे दी। ये नौकरी देना थोड़ी होता है, मंत्री बदल के मंत्री को नौकरी दे दी, ये नौकरी देना थोड़ी होता है। युवाओं को नौकरी कहाँ मिली? 4 साल, ये कहा था हर साल सीटी का एग्जाम कराएंगे, 4 साल तक नहीं हुआ। 4 साल में 18-20 लाख नए बच्चे पास आउट हो गए होंगे, उनके लिए नौकरी कहाँ है? और हर साल तो ये कहते थे 50,000 नौकरी देंगे। मैंने तो खुले मंच पे ये चुनौती दी थी, 2023 के शुरू में इन्होंने कहा 50,000 नौकरी देंगे। अगर 2023 की 1,000 नौकरी की लिस्ट भी अगर आज भी दिखा दें तो मैं अभी चलता चुनाव छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ की कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। फिर अभी बोले चुनाव से ठीक पहले बोले हमने कितना 2 लाख, हाँ 2 लाख बोला कि हम पक्के कर देंगे, कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मेरे साथ चलो पूरे हरियाणा में, एक भी HKRN कर्मचारी बता दो जिसको 5 साल हो गए हो, एक भी। 5 साल होने के बाद उसकी टर्म्स में लिखा था 5 साल होने के बाद वो पक्का हो जाएगा। HKRN शुरू हुए 3 साल हुए हैं। इतना झूठ, सिर्फ कागजों के ऊपर सब कुछ। तो इससे पता चलता है नौकरी तो दी नहीं, खर्ची पर्ची की बात तो बाद में आएगी। नौकरी नहीं दी, नौकरी नहीं दी भाई। 1.5 लाख कांग्रेस के नेता खर्ची पर्ची का हिसाब किताब अभी सही करने लग गए हैं। इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपने भी देखी होंगी शायद, जिसमें कह रहे हैं कि हमें जिता के भेज दो, इतनी वोट दोगे तो इतनी नौकरियां मैं लेकर आऊंगा, किसी को कितनी मिलेंगी सबसे ज्यादा मैं लगवाऊंगा। ये नौकरियों का बंटवारा कांग्रेस में अभी से ही शुरू। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसी से तो परेशान होकर बीजेपी को लेके आए थे और फिर बीजेपी से भी परेशान हो गए। और ये बार कुछ नेता तो कांग्रेस परेशानी थी तो आप क्यों बार कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे थे? नहीं, हम किसी स्टेट इलेक्शन में हमने कोई गठबंधन किसी तरीके का नहीं किया। हम नेशनल इलेक्शन में जब हमने गठबंधन किया हुआ था नहीं ना, अगर तो होता तो कर ही लेते आप लोग। हमारी तरफ से प्रपोजल गया था। किसकी तरफ से प्रपोजल था? किसकी तरफ से? अगर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं तो हम क्या कहें? नहीं, हम नहीं करना चाहते। हमारे अंदर तो अहंकार नहीं है। हम तो सामने से कोई प्रपोजल आएगा तो उस पर विचार करेंगे। अगर वो सम्मानजनक नहीं था तो हमने नहीं किया। लेकिन वो तो बार-बार आपको ही डिफेम कर रहे हैं, नाजायज मांग रहे हैं, इतना है नहीं, ग्राउंड पे कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, बेसलेस बातें कर रहे हैं, बेसलेस मांगे हैं। लोगों को सब पता है। जैसे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? जब कौरव ये कह रहे थे नहीं देंगे राज तुमको, तो पांडवों ने कहा चलो मत दो, 5 गांव दे दो। तो 5 गांव भी कौरव ने कहा कि नहीं देंगे तुमको, तो फिर महाभारत हुई। फिर कौन जीता कौन हारा सबने देखा। तो अहंकार किसका है ये सबको दिख रहा है पूरे हरियाणा के अंदर कि अगर कोई 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है तो धर्म युद्ध तो होगा। और हमारा लक्ष्य तो बहुत साफ था, हम तो बीजेपी को बुरी तरह से हराना चाहते हैं। उनको मतलब सिर्फ हराना नहीं चाहते, हम उनको फिनिश करना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि उन्होंने सेना को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस से आप लोगों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ बीजेपी से है? पहले उस व्यक्ति को देखा जाएगा। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है और मैं ऐसा फैक्ट्स पे कह रहा हूँ, मैं ऐसा फैक्ट्स पे कह रहा हूँ। मैं उस देश कांग्रेस को बहुत कोसा आपके नेताओं ने, जब सत्ता में नहीं थे तब बहुत कोसते थे। अभी भी जो बात गलत होती है हम उसको गलत बोलते हैं। जैसे सरकारी नौकरी की बात अगर करूँ तो 1.5 लाख नौकरी कांग्रेस के समय में खाली थी, 2 लाख नौकरी बीजेपी के समय में खाली है। तो थोड़ा ही तो फर्क है परसेंटेज का। बात तो वही है। पता नहीं खाली रख के क्या करते हैं, मेरे तो आज तक समझ नहीं आई। सरकारी दफ्तरों में कुर्सियां खाली पड़ी रहे, लोगों के काम नहीं हो, पता नहीं क्या करते हैं खाली रख के।
तो मैं जो कह रहा था, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। अग्निवीर योजना जो लेके आए, उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। हरियाणा के गांव-गांव में बच्चे सुबह तैयारी करते थे, सैकड़ों बच्चे गांव के बाहर दौड़ लगाते होते थे। आज ढूंढ दो मुझे, एक भी बच्चा ढूंढ दो। हरियाणा के बच्चे फौज की तैयारी करना छोड़ गए। इसका मतलब फौज में जाना बंद हो गए। इसका मतलब हरियाणा और पंजाब के बच्चे जो शहादत में सबसे आगे रहते थे, अगर वो फौज में नहीं जाएंगे तो फौज कमज़ोर हो रही है कि नहीं हो रही है? और जिस देश की फौज कमज़ोर हो जाएगी तो वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये सुनियोजित साजिश है देश को ख़त्म करने की, देश को बर्बाद करने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना ज़रूरी है। 750 किसानों की शहादत ले ली, मतलब अन्नदाता को ही आप ख़त्म करना चाहते हो। तो इसका मतलब आप देश को ख़त्म करना चाहते हो, देश की इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहते हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना ज़रूरी है और ये हमारा लक्ष्य है। अपने बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, देश के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को, आपकी लड़ाई होगी, फिर कांग्रेस से लड़ाई लड़ी जाएगी। देश के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को पहले हटाएंगे, सबसे पहले, उसके बाद कांग्रेस पे आक्रमण करेंगे। जब देश होगा, लोकतंत्र होगा, तभी तो चुनाव होंगे। तभी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी आप साथ में मिलके आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं अब तो हम अलग हैं, हम अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लक्ष्य आज भी हमारा वही है। लोगों को पता है कि मतलब आपकी दुश्मन तो बीजेपी भी है, लक्ष्य आज भी हमारा, लक्ष्य आज भी हमारा वही है। थोड़ी कम है, कांग्रेस के लिए थोड़ा आपके दिलों में प्यार है, बीजेपी के लिए ज्यादा नफरत। दो चीजों पे, कुछ चीजें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती है। अगर देश के ऊपर कोई बात आएगी तो नॉन नेगोशिएबल है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी हालत में। मुद्दों के ऊपर जहां तक बात है, मुद्दों में नेगोशिएशंस भी हो सकती है, मुद्दों में बहस भी हो सकती है, कभी कोई मुद्दा सही हो सकता है, प्रोग्राम भी बन सकता हो सकता है। आपने बोला कि हमारे इंडिया गठबंधन का बना ना, आपने बोला हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ऐसा हो गया कि भाई बीजेपी के पास भी कुछ नंबर्स हैं ठीक ठाक, आपके नंबर या बाकी निर्दलीय मिला के सरकार बनाने की कोशिश वो लोग कर सकें और उसमें सफल भी हो पाए, या कांग्रेस भी ऐसा कर ले। ऐसी स्थिति में आप किसको चुनेंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे? सरकार किसके साथ बनाने का प्लान होगा? जो बीजेपी देश को खत्म करना चाहती है, जो बीजेपी किसानों की गद्दार है, उसके साथ किसी भी हालत में किसी भी मंच को साझा करना या उनके साथ कोई समझौता करना सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी तरह का। रही बात कि बाकी क्या होगा, हम लोग 5 गारंटी लेके चल रहे हैं हरियाणा में और उनको पूरा कराने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरे हरियाणा के लोगों को भी पता है कि केजरीवाल की गारंटी मतलब काम के पूरा होने की गारंटी। अब कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, तो हिमाचल में दे दी क्या, कर्नाटक में दे दी क्या? केजरीवाल जी जब कहते हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे तो पंजाब में भी दे दी और दिल्ली में भी दे दी। अब अगर हरियाणा के लोगों को ये लग रहा होगा कि लगाम लगा के रखना ज़रूरी है, कोई तो ऐसा सरकार में होना चाहिए जो ये सारी गारंटी पूरी करा दे। हमारे दम पे अगर सरकार बनती है तो ये तो लोगों को पता है कि हम अपने दम पे वो काम करा लेंगे। पांचों हमें कोई सरकार बनवाएंगे, हमें कोई अपनी सारी गारंटियों को लागू करवाएंगे, 100% कराएंगे। हमें कोई कुर्सी का लालच नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की जब 49 दिन की सरकार थी दिल्ली में तो काम नहीं करने दे रहे थे तो कुर्सी छोड़ी थी। यहाँ पे भी हमें कोई कुर्सी का लालच नहीं है। तो लोगों को ये पता है कि यार ये तो झूठे हैं, ये तो पहले भी कुछ कह के ना भी करें। कांग्रेस ने हिमाचल में नहीं किया, कर्नाटक में नहीं किया। अब लोगों के माइंड में ये बात है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति साथ में उसको ताकत दे दी जाए कि वो इनको कंट्रोल कर सके और वो इन मुद्दों को पूरा करा सके, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, फ्री स्कूल, अच्छे अस्पताल, फ्री इलाज, 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को सम्मान राशि और युवाओं को रोजगार, ये 5 गारंटी पूरी करानी है। ये जैसे होंगी वैसे कर लेंगे, जैसे पूरी होती होंगी वैसे कर लेंगे। हमें तो हरियाणा के लोगों का भला करना है। बीजेपी के साथ जाके पूरी होंगी तो करेंगे। नहीं, वो तो मैंने बता दिया, वो कांग्रेस के साथ ही संभावना है ना। देखो, अगर हम ये 5 गारंटी पूरी कराने लग जाएं और किसी ऐसी ताकत को बढ़ावा दे दें जो देश ही खत्म कर देगा, वो तो बर्दाश्त नहीं है, वो तो नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल हमारा सैद्धांतिक तौर पे क्लियर है। जगह मिली, अगर फिर भी आपको लोगों ने जिता के विधानसभा भेजा, आपके 10, 11, 12 नंबर आ गए, 15 या कुछ भी XYZ, तो आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम बाकी किसी भी ऑप्शन पे विचार किया जा सकता है, लेकिन हम बीजेपी के साथ किसी भी हालत में मन साझा नहीं करेंगे। बस मतलब बीजेपी से इतनी ज्यादा खटास है रिश्तों, क्योंकि बीजेपी देश की दुश्मन है, क्योंकि बीजेपी देश को खत्म कर रही है। हमसे बड़ा देश का प्रेमी कोई नहीं। कोई देश प्रेमी होता तो देश में ओपोनेंट पार्टीज जो उनके नेताओं को जेल में थोड़ी डाल के रखते। कोई देश प्रेमी अगर होता तो देश की सेना को खत्म करने की साजिश थोड़ी रचता। कोई देश प्रेमी अगर होता तो किसानों का कर्जा माफ़ करता, बिजनेसमैन का कर्जा माफ़ थोड़ी करता। तो ये तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कौन देश प्रेमी है और कौन देश का दुश्मन है। अगर 400 सीटों का नैरेटिव नहीं बनाया गया होता और अगर सारे मीडिया पे सब जगह पे 400 सीटें नहीं दिखाई गई होती तो ये जो सीटें आई हैं बीजेपी की इतनी भी नहीं आती, बैसाखी नहीं, बहुमत ही नहीं आता। तो इसका मतलब आप कुछ भी करके, झूठ प्रपंच करके कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं, थोड़ा बहुत जोड़ घटा, लेकिन लोगों को फिर भी समझ में आ गया। इतना नैरेटिव सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी के दोनों हाथ में बैसाखी पकड़ा दी है। अब वो दौड़ने की कोशिश करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। तो इसीलिए सारी परेशानियां हैं।
ये कोई परेशानी नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए तो है ही। लोगों ने एक अच्छा मैंडेट दे दिया और मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही आधारभूत बहुत सही सवाल पूछे हैं आरएसएस से कि आप तो दावा करते हो कि हम बीजेपी को कंट्रोल करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो हर चुनाव में, तो अब आपको बताना चाहिए कि वो उसूलों पे क्यों नहीं चल रहे, रिटायरमेंट कब होगी मोदी जी की, आपको बताना चाहिए कि जब आडवाणी जी की रिटायरमेंट हो सकती है 75 पार होने पे, तो मोदी जी की क्यों नहीं हो सकती, मुरली मनोहर जोशी जी की हो सकती है तो मोदी जी की क्यों नहीं हो सकती। क्या मोदी जी आरएसएस से बड़े हो गए हैं? क्या जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारें तोड़ी जा रही हैं, उसमें आरएसएस की सहमति है? बहुत जायज़ सवाल है और पूरे देश में इस वक्त इन पे चर्चा हो रही है। चलिए देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है, लोग आपका क्या फैसला करते हैं, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। देखिए निश्चित तौर पे ना हरियाणा में हमारे बिना सरकार बनेगी और हम ही हैं जो इन 5 गारंटियों को पूरा कर सकते हैं। बाकी आप देख लो, जैसे ही अरविंद जी ने कहा केजरीवाल की गारंटी, तो इन्होंने कहा कांग्रेस की गारंटी, इन्होंने कहा मोदी की गारंटी। तो भाई नकल तो कर लोगे, पर नकल के लिए अकल चाहिए होती है, बचपन से सुनते आए हम। वो अकल कहाँ से लाओगे अरविंद केजरीवाल वाली? अब बीजेपी मान लो ये कह रही है 2100 रुपये दे देंगे सम्मान राशि महिलाओं को, अपने उन गारंटीज में लिखा है। 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल में महिलाएं नहीं थी हरियाणा में, 10 साल में आप उनको वो नहीं दे सकते थे, 2100 रुपये का सम्मान राशि नहीं दे सकते थे, तो वो झूठ लगता है, गारंटी नहीं लगता। हम तो सोच रहे हैं अपने दफ्तरों के बाहर लिखवा दें कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान। आप उनको नकलची कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी नकलची, उसने हमारा पूरा का पूरा प्लान चोरी करके अपने घोषणा पत्र भाई में डाल के दे दिया। आप गूगल करके देख लीजिए गारंटी शब्द किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। केजरीवाल की गारंटी सबसे पहले आई थी। इनको लगा शायद ये लिख देने से वोट आता है, अच्छा। तो कांग्रेस ने भी गारंटी देना शुरू कर दिया, बीजेपी ने भी गारंटी देना शुरू कर दिया। इनको ये नहीं पता कि गारंटी सही है ये साबित करने के लिए काम करना पड़ता है। गारंटर का बहुत फर्क पड़ता है कि कौन गारंटर है। केजरीवाल ही बढ़िया है। हाँ, बैंक भी क्या होता है कि गारंटर अगर सही ना हो तो लोन तक नहीं देते हैं। चले देखते हैं, लेकिन आपकी गारंटी पक्की आपने कैमरे पे दे दी है, 100% सरकार बनेगी नहीं। 100% गारंटी कितनी है। सीटों पर बचेगी आम आदमी पार्टी की? मैं कह रहा हूँ कि किसकी, ये तो सारी पार्टियों के ऊपर लागू है। हाँ, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन आपसे तो आपकी पार्टी के बारे में पूछ पाऊंगा। मैं आज के दिन में जो फैक्चुअल स्थिति है मैं वो बता सकता हूँ कि हम इतनी सीटों पे तो बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट में हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बन रही है हरियाणा में। हम कई डबल डिजिट में हमारी सीटें आएंगी। डबल डिजिट में आपकी डबल डिजिट में हमारी सीटें आएंगी। तो बाकी में जो भी हो, जमानत बचे ना बचे वो अलग बात है, लेकिन डबल डिजिट में डेफिनेटली आ रही है। अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हो, आप ये बताओ ना, नरवाना सीट पे पिछली बार कांग्रेस की जमानत बची थी? ये मेरे बगल की पार्टी का ही पूछूंगी ना, बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कई सारी सीटें में और भी 8-10 कांग्रेस की तो बहुत सारी सीटों पर जमानत पिछली बार नहीं बच पाई थी चुनावों में, तो वो उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपकी पार्टी ये से तो संबंधित कॉन्टेस्ट सवाल तो आपसे पूछे मुझे जाएंगे, नहीं उसके जवाब कांग्रेस मुझे पार्टी नहीं लगता कि कोई सीट ऐसी होगी, बहुत कम, 1-2-4 सीटें कोई हो तो हो। मुझे नहीं लगता कि इतने हम, क्योंकि पत्रकार भी रहे हैं बहुत बारीकी से, पत्रकारिता में भी आपने तमाम चीजों को समझा है और राजनीति में भी उसका फायदा जाहिर सी बात है मिल रहा होगा, तो उस लिहाज से भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पत्रकार के नाते, नेता के नाते, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के नाते क्या कुछ देखो, अगर ये बाइपोलर इलेक्शन होता तो मल्टी कॉर्नर फाइट्स नहीं बनती, लेकिन हर सीट पे किसी एक सीट को उठा के देख लीजिए, मल्टी कॉर्नर फाइट बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये बाइपोलर चुनाव तो नहीं है, और बाइपोलर चुनाव अगर नहीं होता है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ की भरमार होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लोग नहीं पता कि लास्ट मिनट तक भी क्या डिसाइड करेंगे। लोगों के ऊपर है ये कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, पर हमें ऐसा लगता है जो अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, लोग कांग्रेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते उतना जितना वो क्लेम कर रहे हैं कि हम सीटें जीतेंगे। और ये विश्वास ब्लाइंडली नहीं करेंगे। और ये बाहर बोलने के लिए तो ठीक है, हो सकता है हुड्डा साहब भी बोल दें कि हमारी 60 सीटें आ रही, 70 सीटें आ रही हैं, लेकिन अंदर खाने तो हुड्डा साहब भी नहीं चाहते कि उनकी 60-70 सीटें आएँ। अंदर खाने तो वो भी चाहते हैं 40-45 हों, कुछ जुगाड़ करके सरकार बने तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 60 सीटें आ गई तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री कोई नहीं बना रहा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनते फिर कांग्रेस के अंदर। नहीं, वो अगर बनाना होता उनको तो सीएम डिक्लेयर करते ना, सीएम फेस डिक्लेयर करते। अगर कांग्रेस की 55-60 सीटें आई तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फुल बना देगी पार्टी, रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा? वो तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल डिसीजन है, पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ, जो हमारे जिस तरह की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अगर 55-60 सीटें कांग्रेस क्रॉस करती है तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप जाके सरकार बनाने में, आप कह रहे हैं जैसे 40-42 पे रुक जाएंगी, आपके कुछ नंबर आ गए 5, 6, 7 जो भी, हालांकि आप डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम बनाने को लेके आप कहेंगे कि भाई डिप्टी सीएम का पद अनुराग ढांडा को दे दो? पद का हमें कोई लालच नहीं है किसी तरीके से भी। पद के लिए हम यहाँ नहीं आए। अब आप मुझे बताओ कि कई बार लोग कहते हैं कि ये
आप अपने लिए विधायक बनना चाहते हो क्या? तो अगर मुझे विधायक बनने का लालच होता, जितनी विधायक की सैलरी है उससे ज़्यादा तो मैं छोड़ के आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी छोड़ के आए हैं उससे बड़ी सैलरी। तो पद नहीं है, सैलरी नहीं, हमें 5 गारंटी पूरी करवानी है। अगर किसी सरकार का हिस्सा होंगे तो वहाँ पे भी स्पष्ट कह देंगे कोई मंत्रालय मत दो, 5 गारंटी पूरी कर दो। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो अनुराग ढांडा साहब को आपने सुना, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर इस चुनाव में हो। ये चुनाव कुछ अलग है और हरियाणा के लोग इस बार कुछ अलग फैसला करने जा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी किसी भी तरीके के दावे करे, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में करने जा रही है। डबल डिजिट में तो कम से कम सीटें आएंगी ही और आम आदमी पार्टी के बिना सरकार बनेगी नहीं। अगर कोशिश ये रहेगी कि सरकार बनाने के लिए जब नौबत आए, किसी पार्टी को किसी सहारे की ज़रूरत पड़े, तो कांग्रेस के साथ भले ही चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जाने के लिए आम आदमी पार्टी ना ही विचार करेगी और ना ही कुछ ऐसा काम करेगी। 5 गारंटियों को जो लागू करवा देगा, हाइपोथेटिकली अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे और लोगों की सरकार बनवाएंगे और तमाम गारंटियों को लागू करवाने का काम करेंगे। बहरहाल क्या होगा, आम आदमी पार्टी को आप क्या देख रहे हैं और क्या वाकई लग रहा है कि ढांडा साहब के दावों में कुछ दम है, कुछ हकीकत से रिलेट कर पा रहे हैं, ये आप ही जानते हैं। जनता जनार्दन है, फैसला आपको करना है। ढांडा साहब को पहुंचाएंगे चंडीगढ़ या फिर पार्टी का भी मजबूत प्रदर्शन होगा, फैसला आपका है, मत आपका है। लेकिन हमारे इस चुनावी स्टूडियो से फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।